आज हम पढ़ेंगे संविधान की अनुसूचियां, शेड्यूल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशंस। देखो, अब हम लास्ट क्लास में पढ़ लिए थे फर्स्ट से लेके 7 तक संविधान की अनुसूचियां, कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ शेड्यूल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ लेते हैं। लास्ट 7वीं अनुसूची का मैं बात बता रहा हूँ, 7वीं थोड़ा रिवीजन हो जाएगा। 7वीं अनुसूची के हमने बात रखी थी। 7वीं अनुसूची में देखा था कि केंद्र तथा राज्य की विधिक शक्तियों का कैसे बंटवारा है, कौन सा केंद्र सरकार कितनी विषयों पर कानून बना सकती है और तथा राज्य सरकार कितने विषयों पर कानून बना सकती है। तो ये सारे का उल्लेख हमने कर दिए थे। ठीक है, उसमें दिखा दिया था केंद्र सरकार की शक्तियों का और इजाफा हो रहा है। मतलब शुरुआत से संविधान निर्माण के बाद से अब तक केंद्र सरकार की शक्तियों का इजाफा रहा। और उसके बाद देखा गया उसके बाद देखा गया कि राज्य सरकार की शक्तियों घटा हो रहा, मतलब उसके माइनस में जा रही नीचे हो रही है। इससे क्या होता है कि हमारे देश की जो देश लोकतांत्रिक ये देश है, ये केंद्रीकरण की ओर बढ़ावा दे रहे हैं। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे 8वीं अनुसूची। ठीक है, 8वीं अनुसूची का आगे ब्यौरा देंगे तो थोड़ा मैं उल्लेख कर देता हूँ। 8वीं अनुसूची सारा का सारा एक भाषा ही संबंधित पर आधारित है कि हमारे देश के अंदर जो इस देश की सीमा रेखा के अंदर जितने भी राज्य हैं और सीमा रेखा के अंदर कितने विभिन्न प्रकार की भाषाएं हैं वो बोली जाती हैं, वही भाषा का उल्लेख इस संविधान के अंदर किया गया कि किस भाषा को संविधान की दर्जा मान्यता प्राप्त होगी और किन भाषा को नहीं होगी। तो टोटल मूलतः जो संविधान हुई थी हमारे देश के अंदर, जो मूल संविधान बनी थी उस समय शुरुआत में टोटल 14 भाषाएं थी। अब देखा जाए तो टोटल 22 भाषाएं। ठीक है, 22 भाषाएं। देखो, 14 भाषाएं थी और 22 भाषाएं। ये भी एक बात है, जब शुरुआत में जब राज्य हुआ था, जब हमारा देश आजाद हुआ था, जब हमारी कंट्री आजाद हुई थी, तो उस समय देखा जाए तो हमारे पास राज्य भी बहुत कम थे, कुछ ही प्रांत थे। और अब देखा जाए उसके मुकाबले तो बहुत ज्यादा है, मतलब उसके मुकाबले अब ज्यादा बढ़ गए थे। इस हिसाब से देखा जाए तो भाषा ही बढ़ेगी, क्योंकि देश की राज्य पहले प्रांत में बटे हुए थे जिसका विभिन्न प्रकार की भाषाएं थी। अब भाषाएं जब राज्य पुनर्गठन आयोग बढ़ा 1956 स्थापित हुआ, राज्य पुनर्गठन आयोग 1956, उसके तहत विभिन्न राज्यों के अंदर भाषाएं बनने लगी और भाषा के आधार पर राज्य का गठन किया गया, जिसके अंदर पंजाब, हरियाणा, गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश वगैरह कितने राज्य हमें अनेक राज्य मिलते हैं। ठीक है, उसके बाद देखते हैं संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त। मैंने बताया ना, इसकी अनुसूची के अंदर संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भाषाएं शामिल है और पहले मूलतः 14 भाषाएं थी, वर्तमान में 22। ठीक है, सिंधी भाषा 1967 में 21वां संविधान संशोधन के तहत लाया गया पहला भाषा था। जो टोटल 14 से देखा जाए तो जो 22 हुआ है, इस 14 से 22 के दौरान देखा 14 से 22 के दौरान देखा जाए तो पहला भाषा था कौन था? पहला भाषा था कौन? पहला भाषा था सिंधी भाषा था। सिंधी जो भाषाएं थी जो लाया कब? 1967 में लाया गया। कौन सा? 21वां संविधान संशोधन, पहला भाषा था सिंधी। ठीक, उसके बाद देखा जाए तो उसके बाद 1992 में 3 भाषा और जोड़ा गया। कौन सा? कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली। और ये 1992 में 71वां, कौन सा 71? ये संशोधन आप ध्यान से रखना, कॉम्पिटिशन एग्जाम में पूछा जाता है कौन सा संशोधन के तहत कौन सी भाषाओं का उल्लेखित है। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो 71वां संविधान 71वां संविधान संशोधन के तहत कौन सा? कोंकणी भाषा, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली भाषा को जोड़ा गया। ठीक है, उसके बाद आता है मतलब 3 आता है बोडो, 3 आता है तीसरा नंबर का आता है बोडो, डोगरी और मैथिली संथाली। बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली ये 2003 में 92वां संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया। कौन सा? बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। ठीक है, 2003 में जोड़ा गया। अब आते हैं नवीं अनुसूची। अब नवीं अनुसूची में क्या है? नवीं अनुसूची में देखो, नवीं अनुसूची में इसमें जमींदारी प्रथा से रिलेटेड जो जमींदारी प्रथा, जमींदारी उन्मूलन से संबंधित कानून बनाया गया। कौन सा? इसमें जमींदारी उन्मूलन कानून बनाएगा। कौन सा? नवीं अनुसूची में तो जितने भी जमींदार थे उनके पास देखा जाए तो संपत्ति ज्यादा था। उसके बाद जब ये कानून आया, नवीं अनुसूची आई, ये आया प्रथम संविधान संशोधन। देखो इसमें जमींदारी उन्मूलन से संबंधित कानून है। प्रथम संविधान संशोधन 1951 द्वारा आर्टिकल 31B के तहत जोड़ा गया।
ठीक है, आपको इतना पता 31B के तहत जोड़ा गया। इसके में ये है जब हमारा भारत आजाद हुआ था तो हमारे पास सबसे बड़ी एक तरफ देखा चुनौती थी कि आय की असमानता। इस तरफ से मतलब जमींदार को जो हमारे देखो आर्थिक व्यवस्था का जो आर्थिक स्रोत कृषि था, कृषि को किस टाइप से सुधारा जाए उनका सबसे बड़ा था कि जमींदारी प्रथा। उस समय जमींदारी चकबंदी वगैरह जो थी, जमींदारी प्रथा को अगर नहीं सुधारा जाता तो कृषि का विकास सही नहीं होता, तो इसलिए सही से नहीं हो पाता। तो इसलिए सबसे पहले हमारे संविधान निर्माताओं ने, उसके बाद जो हमारे उसके नेता ने वो जो मंत्री बने, इसमें संविधान जो प्रथम संविधान संशोधन के तहत ये प्रथम 31B के तहत इसको जोड़ा है, इसको जमींदारी उन्मूलन के लिए, ठीक है। अब इसमें देखा जाए ये जोड़ दिया गया क्योंकि उस समय आय की असमानता बहुत ज्यादा थी। कुछ जमींदार के पास इतनी संपत्तियां थी जो एक तरफ से जो आय की बहुत ज्यादा डिफरेंशिएशन करती थी, ठीक है। उसके बाद इसमें देखते इसमें रखे गए कानून न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकती। जो इसके अंदर जो कानून रखे गए थे इसमें न्यायिक समीक्षा, देखो न्यायिक समीक्षा जो भी जमींदार थे, ये मैं बताऊंगा कि जो संपत्ति का अधिकार होता है 39वां संविधान संशोधन के तहत हटा दिया जाता है संविधान और संपत्ति का अधिकार, ये जो संपत्ति का अधिकार मैं बोल रहा हूँ वो भी हटा दिया जाता है, मौलिक अधिकार था। तो उसमें बाकायदा लिखा ही गया था न्यायिक समीक्षा, मतलब इसके तहत एक जब ऑटोमेटिक किसी भी जमींदार के पास अधिक से अधिक जमीन है। और उस समय जो शुरुआत में ये 1976 में संविधान संशोधन हुआ था, किसका, ये 44वां, ये थोड़ा बहुत 1976 में 44वां संविधान संशोधन हुआ था। और पहला संविधान संशोधन हो रहा है 1991 जो जमींदारी उन्मूलन के तहत, ठीक है। अब ये इतना डिफरेंट आ रहा। अब जो यहाँ के जो जमींदार है जाके न्यायालय में समीक्षा करेंगे, भाई मेरे को तो ये जमींदार मेरे पास जमीन है और मैं इसका संपत्ति का मालिक हूँ, ये मेरा मौलिक अधिकार है, ठीक है। अब इसके तहत तो बोल दिया, लेकिन इसके तहत ये भी लिखा गया, हमारे संविधान निर्माताओं ने ये भी लिख दिया कि ये जो इसमें जो न्याय मिलेगा, न्यायिक समीक्षा नहीं की जाए, मतलब इसके तहत जो फैसला लिया जाएगा, जो जमींदारी उन्मूलन जो संविधान संशोधन किया गया जमींदारी प्रथा को रिलेटिव, इसमें के तहत जो भी फैसला आएगा, जो भी कानून बना है, उनकी समीक्षा या उनकी मतलब चैलेंज, उनको चैलेंज आप कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में नहीं कर सकते, ये लिखा है बकायदा। फिर लास्ट में जाते जाते 44वें संशोधन के तहत 1976 में ये संपत्ति का अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा दिया, ठीक, इतना। फिर नोट देखो इसमें क्या, 14 अप्रैल 1973 के बाद रखे गए कानून की समीक्षा की जाती है। मैं एक बात और बताऊंगा आगे जब संविधान पढ़ेंगे डिटेल में, तो आगे पढ़ेंगे ये क्या है, लेकिन फिलहाल 14 अप्रैल 1973 के तहत के बाद रखे गए कानून की समीक्षा की गई। जो अब इसमें क्या है, 24 अप्रैल 1973 के बाद रखे गए कानूनों की समीक्षा की जाती है। अब इसमें क्या बताया गया, जो बन गया, लेकिन 1973 के बाद जो कानून बने हैं उनकी समीक्षा कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में कर सकते हैं। किसमें, सुप्रीम कोर्ट में कर सकते हैं, किसमें, उसमें आप सुप्रीम कोर्ट में कर सकते हैं, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में कर सकते हैं, किसमें, जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर कर सकते हैं, ठीक है। कब, 24 अप्रैल 1973 के बाद जो भी कानून बने किसके रिलेटिव, जमींदारी प्रथा के रिलेटिव जितने भी कानून बने हैं वो आप कर सकते हैं, किसमें, आप उसमें मतलब न्यायिक समीक्षा कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट, ठीक, इतना आप समझ में आ गया। पहली अनुसूचियां थी जो 8वीं अनुसूची थी भाषा से संबंधित थी, दूसरी थी जो जमींदारी प्रथा से संबंधित, ठीक है। कोई भी दिक्कत हो तो एक बार पूछ लेना। 10वीं अनुसूची, वीडियो पॉज करके देख लीजिएगा, 10वीं अनुसूची के तहत देखा जाता है, तो 10वीं अनुसूची के तहत ये कब लाएगा, 10वीं अनुसूची लाएगा 52वां संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया, किसको, 10वीं अनुसूची को, 10वीं अनुसूची। इसमें दल बदल रोधी कानून, देखो एक बात बता रहा हूँ, जब 1969 के तहत मैं बता रहा हूँ, उस समय आयाराम गैराम के तहत, आप एक बात सुनो, 12th क्लास में आप शायद पढ़े होंगे पॉलिटिकल साइंस में, आयाराम गैराम मतलब एक नेता, जब एक नेता था जो हरियाणा का एक मंत्री, वो थे विधायक, उन्होंने मतलब 9 घंटे कुछ मिनट में कितना बार, 3-4 बार, शायद 3 बार से दल बदल कर दिया था, इसलिए उसका नाम रखा गया आयाराम गैराम, ठीक है ना, आयाराम गैराम। इसके तहत क्या हुआ कि दल बदली कानून को रोका गया, और इसके संविधान ये हमारे संविधान में नहीं था, तब हमने 10वीं अनुसूची को लाए और उसके बाद ये 52वां संविधान संशोधन किए और दल बदल कानून को रोका गया। इससे
हमारी भारतीय राजनीति और बेकार हो रही थी, उनको डिस्टर्ब हो रही थी, लोकतंत्र पर असर कर रहा था, लोकतंत्र को खतरा एक तरफ महसूस हो रही थी। जिस तरफ विधायक एक बंदा है जनताओं की सेवाओं के लिए, अगर वो अपनी मुफाद के लिए किसी भी चाहे वो जाति को लेकर हो, धर्म के लेकर हो, या चाहे अपनी पर्सनल सेटिस्फेक्शन के लिए अगर किसी अनेक अन्य दल के अंदर चले जाए, तो ये सच में बेकार होगा किसी भी लोकतांत्रिक देश के लिए। ठीक है, अब इतना समझिए 52वां संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया। ठीक है, आप इसमें दल बदल कानून रोधी, ओके ठीक है, दल बदल कानून को रोका गया। इतना समझ में 10वीं अनुसूची बस कुछ नहीं है, 52वां संविधान संशोधन के लाया गया और दल बदल कानून को रोका गया। ठीक है, अब आते हैं 11वीं अनुसूची। 11वीं और 12वीं अनुसूची में थोड़ा ध्यान रखिएगा। 11वीं और 12वीं अनुसूची जो रखी गई है पंचायती व्यवस्था से संबंधित। 11वीं अनुसूची ये 73वें संविधान संशोधन, बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको आईएएस वगैरह आईएएस पीसीएस के एग्जाम में अगर इसको डिटेल से इसका क्वेश्चन आता है कि ये मतलब इसको डिटेल से दे रखा है, इसकी अलग सब्जेक्ट है, आईएएस यूपीएससी सिलेबस आप खोलेंगे तो उसमें आपको लिखा होगा। तो देखो 11वीं अनुसूची में देखा गया, 11वीं अनुसूची में को लाए कब, 73वें संविधान संशोधन के तहत 11वीं अनुसूची को लाया। ठीक है, कब 73वें संशोधन के तहत 11वीं अनुसूची को 11वीं अनुसूची को लाया गया 1952 में। ठीक है, ये क्या था, ये पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित था। पंचायती राज व्यवस्था कि पंचायत की शक्ति कितनी होगी, वो कितनी, उनके अंदर कितने अधिकार होंगे, जिम्मेदारियां कितनी होंगी, और उनके अंदर टोटल कितने विषय होंगे। टोटल उस समय 29 विषय उसमें दिए गए थे, जो पंचायत के अंदर के, तुम्हें जानो पंचायत के अंदर क्या काम होगा, सड़क निर्माण करना, शिक्षा की व्यवस्था, सड़क की व्यवस्था, नाली की व्यवस्था हो, है ना, रोजगार थोड़ा उपलब्ध कराना, जनताओं में भलाई, मतलब थोड़ा क्षेत्रीय स्तर पर न्यायालय से संबंधित प्रावधान करना है, होता है कि नहीं, एक अच्छे मोहल्ला क्लिनिक खुलवाना। तो ये सारे जो विषय थे ये 11वीं अनुसूची के तहत पंचायती राज व्यवस्था। हम पहले पढ़ेंगे कि मतलब पहले प्रथम जो हमारे जो देश के अंदर पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत तो सबसे पहले ही हो गई थी, लेकिन कानूनी मान्यता जो मिली है 1992 में। उससे पहले 1956-57 में शायद नेहरू जी ने शायद राजस्थान के कुछ एक जिला है उसमें स्टार्ट कर दी थी पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत हो गई था राजस्थान में। लेकिन उसके बाद जो कानूनी मान्यता मिली है 11वीं अनुसूची के तहत 1992 में। ठीक है, ये आपको समझ में आएगा बिल्कुल। अब पढ़ते 12वीं अनुसूची, बिल्कुल लास्ट है 12वीं अनुसूची है नगर पालिका संबंधित। थोड़ा ट्रिक लगाओ, 11वीं अनुसूची है ग्रामीण संबंधित पंचायती व्यवस्था, तो 12वीं अनुसूची क्या होगी, नगर पालिका, जो ग्रामीण संबंधित, जो ग्रामीण स्तर पर जो जितने भी न्यायिक सक्रियता होती है, न्याय फैसले होते हैं, वो 11वीं अनुसूची में सुझाए जाएंगे। ठीक है, अब 12वीं अनुसूची में क्या है, ऑटोमेटिक नगर पालिका नगर के पालिका के अंदर। ठीक है, ये 74 में, देखो 73वें संविधान, ये 74, 11वां अनुसूची, ये 12वां, है ना, ये 74वें संविधान संशोधन के तहत 1992, ये भी 1992 ही लाया गया। इसमें नगर पालिका की शक्ति और प्राधिकार जिम्मेदारियां थी। इसमें टोटल 18 सब्जेक्ट विषय थे। ठीक है, मतलब टोटल 18 विषय थे, इसमें क्या 29। तो ज्यादा कार्यधारी प्रभाव किसका, पंचायती राज व्यवस्था। तो पंचायती राज व्यवस्था और नगर पालिका में भी नाली व्यवस्था होती है। एक क्षेत्रीय स्तर पर जो भी स्वास्थ्य संबंधित कार्य, रोजगार, कल्याण, ये सारे संबंधित होते हैं, स्कूल, है ना, प्राइमरी स्कूल जैसे सिस्टम जो होते हैं, वो सब ये इसके विषय 12वीं अनुसूची के तहत। अब देखा जाए तो 4 अनुसूची पढ़े, इससे पहले हमने 7 पढ़ लिए थे, है ना, 7 अनुसूची पढ़ी थी, उसके बाद 4 5 पढ़े। और ये जो क्वेश्चन आपको बताया जा रही है, क्वेश्चन अब ध्यान से आपको एक रिवीजन कर लिए, समझ लिए, यही इससे आपका माइंड रिवीजन होगा, माइंड बेटर। ठीक है, अगले नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, अब संविधान को आगे लेके चलेंगे। और थैंक यू वेरी मच।